नमस्कार आप सभी के लिए। ये 5 मई 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है और इसके लिए लिखा है जयदीप छोकर ने। तो ये क्या कह रहे हैं पूरे के पूरे एडिटोरियल में, चलिए देखते हैं बगैर देर करते हुए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इस पे बने रहिए आप। तो क्या है एमपी एलईडीज, ये एक स्कीम है जिसमें क्या होता है, सांसदों के लिए पैसा दिया जाता है हर साल 5 करोड़ रुपए। तो वो एक स्कीम है जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, सस्पेंड कर दी है 2 साल के लिए, क्योंकि ये कोविड-19 का पूरा जो पेंडेमिक है उसके जो प्रभाव को देखते हुए बंद कर दिए 2 साल के लिए, मतलब सस्पेंशन कर दिया है। तो एमपी एलईडीज इट्स सस्पेंशन एंड व्हाई इट मस्ट गो। अब सबसे पहले तो उसकी बात कर रहे हैं और अभी सस्पेंशन की, और ऐसे कौन से रीजन है कि इसको कम्प्लीटली ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, या अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं भाई, चलिए। ऑल अपोजिशन पार्टी हैव बीन unanimous in their criticism of their government's recent move suspend the member of parliament local area development scheme। ये पूरा का पूरा इसका नाम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फॉर 2 year अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट ने से प्रूव कर दिया। द गवर्नमेंट्स रीजन is this to use this fund to strengthening the government effort in managing the challenge and adverse impact of COVID-19 in the country। कोविड-19 के जो इफेक्ट हैं उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इस फंड का क्या करेगी, यूज करेगी। पूरी की पूरी इस के रिगार्डिंग जो अपोजिशन है वो एक मत है। यहाँ पे एक वर्ड आया है अनैनिमस, मतलब इसका होता है मतलब एक मत है, ठीक है। फिर बात आती है सच पॉलिटिकल अनैनिमिटी, ये एकजुटता, अनैनिमिटी मतलब एकजुटता। तो सच पॉलिटिकल अनैनिमिटी इज नाउ वेरी कॉमन बट डज हैपन वेन एवर सेल्फ इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। और ये तभी होती है जब कोई पर्सनल मुद्दा या पर्सनल हित की बात हो, तब ये इन्वॉल्व होती है या इस हिसाब की एकजुटता आपको देखने को मिलती है। अंडर द स्कीम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द चॉइस टू सजेस्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क to the tune of 5 crore per annum to be taken up in his or her constituency। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में 5 करोड़ का 1 साल के अंदर कोई भी विकास या जो भी चीज़ें करवाना चाहें वो कर सकते हैं। बेसिकली इसका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाए, सरकारी या गवर्नमेंट संपत्ति जो लोग पब्लिक के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। लेकिन आगे देखिए ये अपने लेख में इस चीज़ की जिक्र करेंगे और किस हिसाब से क्या होता है ये पूरा बताएंगे। इट मस्ट बी सेड अप फ्रंट दैट notwithstanding the fact that unilateral decision making is inappropriate in a democracy, the decisions to suspend MPLADs for 2 years is good first step। अब ये आपको कहना पड़ेगा कि इन्होंने क्या एनोनिमसली या यूनिलेटरली या एक मत मतलब सिर्फ अकेले अकेले क्या किया है, इन्होंने निर्णय ले लिया इस चीज़ का, सभी लोगों को क्या सम्मिलित नहीं किया। अगर सम्मिलित किया होता तो विपक्ष ही क्यों वो तांडव करती, या जो अभी विरोध कर रही है वो क्यों करती। इनफैक्ट MPLAD स्कीम शुड बी कम्प्लीटली अबॉलिश एंड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब ये थोड़े से और आगे जाके बात कर रहे हैं कि भाई वो निलंबित नहीं, कम्प्लीटली ख़त्म ही कर दी जानी चाहिए। उसके कुछ रीज़न दे रहे हैं जिनमें से पहला रीज़न क्या है, फर्स्ट द स्कीम वायलेटेड द वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल विच दो नॉट स्पेसिफिकली रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली परमिट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड यूज हैं, सबसे पहला एक कार्डिनल है, दूसरा है परमिएट्स। इसमें आपको हो सकता है वोकैब में दिक्कत हो रही हो। तो कार्डिनल का मतलब होता है आधारभूत सिद्धांत, मतलब कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब आधारभूत सिद्धांत, और परमिट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो परमिट्स का मतलब होता है रचना, किसी चीज़ का रचना या धीरे धीरे तय करना, या जो भी आप समझ लो भिगोना किसी चीज़ को। तो एक्चुअली परमिट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन का धीरे धीरे क्या मतलब ये कहीं लिखा तो है नहीं इस टाइप का, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का चूना लगाया जा रहा है, सीधी सी बात है। Simply put, this scheme in effect given an executive function to legislature।
इसका मतलब सीधा सा एक स्कीम इससे जी क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे दिया लेजिस्लेचर्स को या जो भी रूलर्स हैं वहाँ के उनके लिए। द आर्गूमेंट दैट एमपी ओनली रिकमेंडेड प्रोजेक्ट बट द फाइनल चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन रेस्ट विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इन स्ट्रेंज। अब एमपी क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को रिकमेंड कर सकता है, फिर वो जो फाइनल जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वो उस चीज़ को क्या करती है, पास करती है, रेगुलेट करती है। देयर आर हार्डली एनी अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट हु हैव करेज और गम्सन टू डिफाई द विशेज ऑफ एन एमपी। यहाँ पर गम्सन का मतलब होता है तर्कशीलता या जो भी साधन संपन्नता। तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो उससे तर्क वितर्क करे, जब अगर सांसद ने किसी चीज़ को क्या कर दिया है, पास कर दिया है। तो अब बात आ जाती है कैग के ऑब्जर्वेशन पे। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम हैज़ ऑलवेज। अब सेकंड, पहला रीज़न तो ये बता दिया कि भाई इसका कोई औचित्य नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ उसको सजेस्ट कर सकता है और कुछ हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि कैग के जो बैलेंस शीट बनती है उसमें किस हिसाब से आगे पीछे होती हैं चीज़ें, तो वो ये सब इसमें शो कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम हैज़ ऑलवेज लेफ्ट मच बी डिजायर्ड। द डिटेल्ड बिलो विच are some of the observations made by the Controller and Auditor General of India and report make it clear expenditure incurred by the executive agency being less than amount booked। और ये जो बोल रहे हैं कि जितना अमाउंट वहाँ पे बुक्ड होता है, जितना अमाउंट निर्धारित होता है, उससे कम ही लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बिटवीन द 49 to 90% ऑफ द बुक्ड अमाउंट। कहीं कहीं ये 49% होता है, कहीं कहीं पे 90% तक ही ये खर्च कर पाते हैं। Through the scheme envisages that work under the scheme should be limited to assets creation। 549 of the 707 work test checked 78% work recommended work for improvement of existing assets। अब इसका जो पूरा का पूरा मोटिव है कि आप नई नई चीज़ें, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन ये देखा गया कि 78% तो इसी पे खर्च हो जाता है कि जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को लीपापोती करने में ख़त्म हो जाता है, या उसी को रीऑर्गेनाइज करने में, या उसी की जो भी है मतलब उस जो पहले से सरकारी संपत्ति है उसी को रीस्ट्रक्चर करने में 78% फंड खर्च होता है। और एक सीधी सी बात भी है, उसमें आपको पैसा का आगे पीछे करने का भी एक बड़ा मौका मिल जाता है। वाइड वेरिएशन इन क्वांटिटी एग्जीक्यूट अगेंस्ट द क्वांटिटी स्पेसिफाइड BOQ bill of quantity in 137 of the 707 work test checked। Variation range from actually mentioned in the audit report। और जो वेरिएशन की क्वांटिटी या क्वालिटी की जो मात्रा है वो भी एक्चुअल से बहुत डिफर करती है। कहीं पे सीमेंट कम लगा दिया, कहीं पे रद्दी माल यूज़ किया, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। यूज़ ऑफ द लेजर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल देन स्पेसिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर रिजल्टिंग द एक्सेस पेमेंट एंड सब स्टैंडर्ड वर्क। नो अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें पेमेंट तो बराबर जाता है, लेकिन आपको वर्क क्या मिलता है, सब स्टैंडर्ड का, लोकल क्वालिटी का काम मिलता है उतने ही खर्चे में। In term of the quality and quantity executive against specification, delay in issuing the work ordering 5 to 387 day, 57 to work against requirement of issuing the work order within 45 day of receipt, recommendation by MP, extension of time granted by the contractor with or following correct procedure, registers of assets created requirement under the scheme not maintained, therefore location and existence of asset could not be verified। The implementation of the scheme was marked by various shortcomings and lapses। These were indicated of feature of internal control mechanism and department in terms of the non maintenance of record। अब इस तो प्रोजेक्ट का सही समय पर पूरा ना होना, अगर मान लो पूरा हो गया तो कई दिनों तक लोगों का वहाँ पे चेक करने न जाना, कहीं भी कोई भी साइट सिलेक्ट कर लेना और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बना देना कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो ये सब चीज़ें ऐसी बहुत से लूप होल, बहुत सी दिक्कतें आती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ पब्लिक अथॉरिटी बना रहे हो, पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हो और उसका पब्लिक के लिए ही कोई मतलब ना निकले, तो फिर उसमें क्या उसका मतलब औचित्य क्या है। तो ये पूरा का पूरा ये बता रहे हैं सिनेरियो। Gaps in utilization। Third, there are wide variation in the utilization of MP-led amount variation constituency। Report published in India Spend has very interesting insight based on data made available to Ministry of Statistics and Program Implementation। Some of these are a year after the took office
298 of 542 member of the 16th Lok Sabha in India, her lower house of parliament have not spent rupee from the 5 crore that set aside annually by them to develop their constituency. और 542 में से 298 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पे 16th लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जबकि वो उनके लिए असाइन किया गया था कि आप अपने वहाँ का विकास कीजिए, जबकि वो उन्होंने खर्च ही नहीं किया। तो 93.5% ही यूज हो सका, मतलब 7% ही यूज हो सका। यूटिलाइजेशन एंटायर MP लेड अमाउंट फ्रॉम द May 4, 2014 till December 10, 2004 year and 7 month. Only 35 of the MP Lok Sabha utilized the entire amount of MP lead during this period. Through 1,705 had been released for MP lead, only 281 crore has been utilized. और 1757 करोड़ में से सिर्फ 281 करोड़ ही क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ। वाई ऑल दैट 543 MP टिल May 5, 2015, 2015 तक की ये बात है पूरी की पूरी। This mean only 60% of the money had been spent in 1 year by all the MPs put together because of the Lok Sabha was constituted in May 2014. Since the MP LEDs began 1993, 5,000 crore were lying unspent with various district authority by March 15, 2015 तक। 1993 में जब से स्टार्ट हुई ये स्कीम, तब से 2015 तक, वही 2015 तक 5,000 करोड़ का अमाउंट ऐसा था कि जो यूज़ ही नहीं हुआ। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जितना असाइन हुआ था उसमें से 5,000 करोड़ तो यूज़ ही नहीं हुआ। It is clear from that above as well as later experience that most MP use money under MP LEDs quite haphazardly and significant portion of its left unspent. और इससे ये देखा गया कि जो भी अभी डेटा आया कि जो MPs जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यूज़ भी करते हैं वो औने पौने ढंग से यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है या बहुत अच्छा अमाउंट जो है बचा रहता है, जो स्पेंड ही नहीं होता। Fourth, added to the data above, the fairly wide free stock money under the MP being used for appeased or oblique two sets of pupil opinion maker और opinion influencer and favorite contactors। अब ये सब मनी कहाँ यूज होती है कि भाई जो ओपिनियन मेकर है, जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर है, इन सब लोगों पे ये मनी खर्च कर देते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं। Sometimes these two category overlap and often heard tell is that contractor being related close friend and confidant of the MP and contractor and the being financially linked with each other। और ये जो खर्च होती है उसमें जनरली क्या, कॉन्ट्रैक्टर अपने परिवार वालों को दे दिया और जो अपने रिलेटिव हैं उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो इसमें चलता है। फाइनली वी कम बैक टू द legality of constitutional issue which as mentioned earlier, the constitutional validity of MP LED was challenged in the Supreme Court India in 1993। 1993 में ये स्टार्ट हुई, 1999 में से चैलेंज किया गया, फॉलोड बाय द पिटीशन इन 2000, 2003, 2004 एंड 2005। इन समय में भी पिटीशंस फाइल की गई या याचिका दायर की गई। द कंबाइंड जजमेंट ऑफ ऑल दीज पिटीशंस वर डिलीवर्ड ऑन May 6, 2010 विद द स्कीम बीइंग हेल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल। और 2010 में जब इसका निर्णय सुनाया गया तो ये बताया गया कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, सही ठहराई गई। With due respect to the top court, it must be said that the court does not seem to have been able to appreciate the situation in totality. It seems have placed an unquestioned trust in efficiency of a scheme of implementation on MPLA drawn up by the government without assessment of situation prevalent in the field, evidence of which is available in audit report wherein gross irregularities of implementation have been pointed out। और जो जजमेंट दिया गया विथ रिस्पेक्ट ये कह रहे हैं कि वो एक नकारा जजमेंट था, उसका कोई अर्थ नहीं था, कोई तर्क नहीं था, कोई आधार नहीं था। ना तो इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट देखी, ना जो पिछला डेटा है वो देखा कि किस हिसाब से ये लॉस हो रहा है या जो इन्होंने लॉस बताए थे। अगर वो सब चीज़ें देख लेते तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट होती नहीं वो वाली स्कीम। लेकिन बड़े ड्यू रिस्पेक्ट से ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने या जो भी जज थे उन्होंने
या जो जजमेंट करने वाली बॉडी थी उसने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। द पॉसिबिलिटी दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉट ऑफ स्कीम वी आर नो रिलेशनशिप टू हाउ द स्कीम वर इंटेंडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड seems to have completely escaped the attention of the court. Common experience does not support this because of the large yawing gap being the founded in actual implementation. और कौन सी ये बहुत से देखा गया है कि कभी बहुत सी ऐसी स्कीम हैं जिनका किस इरादे से वो स्टार्ट की गई थी और किस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कोई ज़्यादा ऐसे ध्यान नहीं देता और ज़्यादा कोई मतलब ध्यान ना तो कोर्ट ध्यान देता है ना कोई ध्यान देता है, या कोर्ट का ध्यान उससे अलग ही है हो गया पूरा एक तरह से देखा जाए तो। ये जो गैप बन रहा है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और किस इरादे से उस चीज़ को स्टार्ट किया गया उन दोनों में बड़ा ये देखने को मिलता है, ये जनरली है। तो इनके अकॉर्डिंग कोर्ट को ये सही नहीं ठहराना था। अब केसेस ऑफ मिसयूज, अब ये बता रहे हैं कि किस हिसाब से मिसयूज होता है इसका। रिपोर्ट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन एमपीलेट फंड कंटिन्यू टू सरफेस द रेगुलर इंटरवल बट there seems to have been no serious attempt to do anything about it till now. There are innumerable instances of the misuse of these funds. One prominent example is the construction of the fountain and the open space of an unauthorized settlement. अब इसका ये तो सीधी सी बात है कि अभी तक किसी ने इसकी टोटा नहीं ली कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। अभी तक किसी को इस बात की ना तो टेंशन है ना चिंता कोई कर रहा है, और चिंता ना करने के बाद भी उसका मिसयूज और हो रहा है। इसका एक ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में भैया क्या एक फाउंटेन लगाना था, या फाउंटेन लगाने की एक वो निकाली गई, निविदा निकाली गई कहाँ, झुग्गी झोपड़ी में। और वहाँ फाउंटेन लगाने, फाउंटेन मतलब वो फुब्बारा लगाने की योजना निकाली गई या निविदा निकाली गई, वो तो ठीक था। लेकिन आप उसी कॉलोनी में आप क्या है मतलब साफ पानी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो ये किस हिसाब की मतलब जो पीने का पानी है वो साफ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो, और आपको फाउंटेन लगाने की जल्दी पड़ गई। तो ये एक प्रकार से वेस्ट ऑफ मनी ही है ना, कि आप जहाँ एक तो पानी की दिक्कत, ऊपर से साफ पानी की दिक्कत, और आप फाउंटेन लगवा रहे हो झुग्गड़ झोपड़ियों में, वहाँ तो आप साफ पानी ही पहुँचा दो, यही पहली प्राथमिकता है। द जर्नल बिलीव दैट सेटलमेंट वाज द कॉन्ट्रैक्टर हु बैक द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द फाउंटेन वाज रिलेटेड टू द लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और फिर ये देखा गया कि भाई वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या था, रिलेटिव था, या प्रत्यक्ष रूप से उनसे टच में था। सो दैट्स वाई वो पास हो गया इस हिसाब का जो उल्टे सीधे। अब फाउंटेन पेन की क्या जरूरत, तो ये फर्जी टाइप के जो कंस्ट्रक्शन है तो वो स्टार्ट हो गए। Therefore, it would be in order to convert 2-year suspension into the complete abolition of the undesirable unconstitutional scheme। और इस हिसाब से ये इन सब जो रीज़न दिए इसके अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि भैया उस सब चीज़ को आप पूरा कम्प्लीटली वो ही कर दो, बर्खास्त ही कर दो इस स्कीम को, या कम्प्लीटली अबॉलिश ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, बगैर इसके कि निलंबित करो, क्योंकि उसका कोई प्रत्यक्ष रूप से तुक नहीं बनता, और किस हिसाब से उस फंड का मिसयूज होता है तो फंड बचेगा तो आप कहीं दूसरे अमाउंट में उसे यूज़ कर पाओगे। सो दिस इज़ द टुडेज एडिटोरियल, और ये अंत होता है यहाँ पे एडिटोरियल का। तो थैंक यू फॉर नेक्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पे हैं तो बहुत, आज भी बहुत से एडिटोरियल आते हैं, बट यही है कि अभी मोटिवेशन भी कहाँ से मिले, तो सब्सक्राइब करें तो मोटिवेशन मिले भाई, तो हम और भी एडिटोरियल बनाएं और उसको आपके लिए प्रेषित करें, आपकी सेवा में हाजिर करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।